अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस बार सुना ये जा रहा है कि हमारी पंजाब हुकूमत ने और पाकिस्तान ने IMF का कर्जा वक्त से पहले ही उसकी किस्त जो है वो जमा करा दी है, विच इज़ रियली ग्रेट, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो टाइम पर उसकी अदायगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन बुनियादों और किन शर्तों पर वो कर्जा पूरा किया गया और उसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ा, ये बड़ी एक ज़रूरी और बड़ी अहम बात है। आप देख सकते हैं कि अवाम का भुरकस तो निकल चुका है महंगाई के नाम पर, और जैसे जैसे चीज़ें आसमान से बातें करती चली जा रही हैं उनकी कीमतें, वैसे वैसे ही जो अवाम है वो पस्ती में जाती चली जा रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल, और इस वजह से मैं ये कहना शायद मुनासिब समझूंगा कि आने वाले दिनों में इसका एक बैड इम्पैक्ट जो है और अवामी एग्रेशन जो है वो भी देखने और सुनने में हमें एक्सपीरियंस हो सकता है। ये मेरी सोच कहती है। आज मैंने बल्कि एक वीडियो भी देखी सोशल मीडिया पे जिसने मेरे दिल को थोड़ा हिला दिया। वो वीडियो ये थी कि एक पठान के किसी होटल पे एक आदमी को पकड़ा जाता है और उसको चोर डिक्लेयर किया जाता है। लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको घसीटते हैं। बाद में उसको एक जगह बिठाते हैं और वो कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। फिर उसकी जेब से उसने जो चोरी जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया होता है वो चेक की जाती है, और जब उसकी जेब से हाथ डालकर जब चीज़ बाहर निकाली जाती है तो वो एक रोटी होती है। तो आप अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाकिस्तानी आम आवाम के जो हालात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं और हम किस जानिब जा रहे हैं। देखें, पस्ती से जवाल की जानिब जब आप सफ़र करते हैं तो बेहतरीन चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो बेहतर हालात हैं उन्हें बनाने के लिए जो आपके हुकूमती इदारे होते हैं, जो आप के सरबराहान होते हैं, जो आपके मुल्क की बागडोर संभालते हैं, उनका प्रोएक्टिव होना, उनका आवाम के मसाइल पर बात करना, आवाम के मसाइल पर काम करना और आवाम के मसाइल हल करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ना कि उनके लिए मसाइल पैदा करना। अभी इस वक्त जो मेरे पास एक रिपोर्ट है मैं वो आपके सामने रखूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आज के प्रोग्राम का मेरा टॉपिक क्या है। हुकूमत की जानिब से कुछ दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे इजाफे के बाद 266 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल 10 रुपये 39 पैसे इजाफे के बाद 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो चुका है। इसी सूरत के पेश नज़र ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में गैर मामूली इजाफा भी कर दिया है। मुसाफिर और माल बरदार दोनों तरह की गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए हैं। याद रहे, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली सा भी इजाफा होता है तो किराए फौरी तौर पर आसमान से बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जबकि दूसरी तरफ अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होती हैं तो किरायों में कई हफ्ते कोई कमी ना हमें देखने में मिलती है ना सुनने में मिलती है, और अवामी रद्द-ए-अमल आप और मैं हम देखते रहते हैं। जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये एक मामूली सी एक रिपोर्ट थी जो कि पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने और डीजल की मसनूआत बढ़ने और उनके इजाफे के बाद जो इस टाइम करंट प्राइस है उस हवाले से थी। आज का प्रोग्राम हम जिस पर चीज़ पर करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक तो जाएंगे रेलवे स्टेशन, हम जाएंगे बस अड्डों पे और हम अवामी रद्द-ए-अमल आप तक पहुंचाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। तीनों हजरात, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये शहर ज़िला भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस स्पॉट से रेलवे स्टेशन से अपने अपने मकामात की जानिब जाते हैं। अब कुछ लोग तो डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पर जिनका आना जाना है, शेखुपुरा लोग जाते हैं, लाहौर जाते हैं, सांगले जाते हैं, यहाँ से लोग चनियोड़ जाते हैं। मतलब ये शहर वो उन शहरों में से एक शहर है जिसने लाखों की तादाद में लोगों का रोज़गार एक चलाया, एक सिस्टम है जिसको मेंटेन कर रहा है ये शहर। और इतने बड़े शहर की ये इतनी बुनियादी ज़रूरत है कि जहाँ पर रेट्स की कमी लाजिम है। बड़े बड़े नाम जैसे कि शेख रशीद साहब हो गए, साद रफ़ीक साहब हो गए, उन्होंने बतौर वज़ीर रेलवे अपनी खिदमात सरंजाम दी। कुछ लोगों ने उनकी खिदमात को पसंद भी किया और कुछ लोगों ने ज़ाहिर है उन पर एतराज़ात भी किए। ज़ाहिर है जिसकी जो हुकूमत होती है या जो जिस पोजीशन पर होता है वो अपने एंड से भरपूर तरीके से कोशिश करता है कि वो अपने एंड से सारी वो सहूलतें आवाम को दे सके जो उसके बस में है। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, अगर हम बात करें जो कि इस टाइम इस हुकूमत के मौजूदा वज़ीर रेलवे हैं, क्या उनसे आवाम खुश है? जैसे कि रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और जो रेल में सफ़र करते हैं, जो रेलवे के थ्रू मुख्तलिफ शहरों में आते जाते हैं,
उनके लिए भी काफ़ी दुश्वारी है, क्योंकि किराए तो इधर भी बढ़ गए हैं और गुज़श्ता 2 माह में तकरीबन अगर लगभग कहा जाए तो 5% तक किरायों में इजाफा हो चुका है। तो जाहिर बात है, अगर आपने किराए में इजाफे किए हैं तो फिर आवाम को सहूलत भी आपने वैसी देनी है। मतलब वॉशरूम्स जो बेसिक नीड्स हैं, जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है वो बेसिक नीड है, जो रेलवे स्टेशन है उसकी सफाई एक बेसिक नीड है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बेसिक नीड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों के अंदर जो सीट्स हैं, जो वॉशरूम्स हैं, जो बाकी सहूलियात हैं वो बेसिक नीड्स हैं। अगर आपने किराए में इजाफे किए हैं तो फिर ज़ाहिर है उन सहूलियात को भी आपने ज़रा बेहतर किया होगा, ठीक है। सो आज के इस प्रोग्राम में हम अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या शान और शौकत के साथ रेलवे स्टेशन फैसलाबाद खड़ा है, सफाइयों के इंतजाम कैसे हैं, अरेंजमेंट्स कैसे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल जो इस टाइम रेट्स या जो किरायों की मद में जो बढ़ गया है उसमें उनका क्या रद्द-ए-अमल है। आइए आपके साथ चीज़ें शामिल करते हैं और जनाब हनीफ अब्बासी साहब को दिखाते हैं कि शहर फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन वो एज मिनिस्टर देख तो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उनकी मौजूदगी में तमाम तो सहूलियात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, या ये शहर भी सिर्फ नाम की हद तक ठीक है। आइए आगे बढ़ते। ख़वातीन और हज़रात, आइए अब स्टेशन के अंदर चलते हैं, रेलवे स्टेशन फैसलाबाद, और हनीफ अब्बासी साहब के सामने फैसलाबाद शहर का जो रेलवे स्टेशन है वो दिखाते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामात सफाई के हिसाब से, सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे हैं, अवामी सहूलियात यहाँ पर जो मुयस्सर बेसिक होनी चाहिए वो हैं या नहीं है, और किराए अगर आपने बढ़ा दिए हैं तो फिर सहूलतें भी देना बहुत ज़रूरी है। आइए ज़रा अंदर चलते हैं। हज़रात, अभी मैं स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और सफाई के इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हैं, जो कि फ़िलहाल तो मुझे ठीक लग रहे हैं। अच्छा, पानी का इंतज़ाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिटिंग एरिया है, ये वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया के अंदर टक शॉप तो दे दी गई है कि मतलब आपने पानी पीना तो ख़रीद के पिए। जो नल शल लगे हुए थे वो यहाँ से उतार लेके दिखाएं तो सूरत, कोई पानी का सिस्टम नहीं है। जो नल लगे हुए थे वो तोड़ लिए गए हैं, उतार लिए गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद डिस्पेंसर टाइप कोई चीज़ होगी, है ना, ये क्योंकि इसका कनेक्शन है, तो ये पानी का कनेक्शन था, यहाँ पर डिस्पेंसर था जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आई डोंट नो कि इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये इदारे की तरफ से किया गया है या इसको वैसे ख़त्म किया गया है। अब हम आते हैं रेलवे पुलिस हेल्प एंड कंप्लेंट सेंटर फैसलाबाद। अच्छा जी, ये कंप्लेंट डेस्क है जहाँ पर अगर आपको टिकट्स में मसले हैं या किसी भी किस्म का और भी सिक्योरिटी किस्म के कोई भी अगर मामलात होते हैं तो ये उसका डेस्क जो है यहाँ पर मौजूद होता है। सो अंदर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मैडम नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, ये हिस्सा है और इधर बात करने के लिए ये शीशा तोड़ा हुआ है। मैडम बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अच्छा मैडम, हेल्पलाइन एक्टिव है अभी? हेल्प सेंटर कौन, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 2 बैठे हैं। तो अभी तो मैं देख रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो कैसे लोग बात कैसे करते हैं आपसे? ये बड़ा मुश्किल है आगे आके बात करना। अच्छा, अंदर आ जाते हैं, अंदर से? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक खातून जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हेल्प सेंटर ज़ाहिर होना भी चाहिए, हेल्प डेस्क होना चाहिए किसी किस्म कोई भी मामलात में। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, लाइट्स क्योंकि दिन है तो लाइट्स हैं भी, पंखे भी चल रहे हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं जो कि ठीक चीज़ है। और अब यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट है और ये ज़रूरी भी है और ये ठीक है। यहाँ तक तो हनीफ साहब, मुझे आप अगर वज़ीर रेलवे हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर खुश हूँ कि आप फैसलाबाद के जो रेलवे स्टेशन हैं या उसके ऊपर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यकीनन जो बाथरूम्स की सफाई है वो भी कोई ख़ास वैसी नहीं होगी जिस तरह की एक्चुअल में होनी चाहिए। तो किस तरह से फिर आप किराए बढ़ा देते हैं और अपनी मर्ज़ी के किराए लेते हैं, और यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे इशूज़ मैंने आपको भी दिखाए नहीं हैं। आइए अब हम बाहर चलते हैं और आपको बाहर जाकर रेलवे स्टेशन की सूरत दिखाता हूँ। तो अभी मैंने स्टेशन की सूरत आपको दिखा दी है। जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी आपने देख लिया है। हेल्प डेस्क के ऊपर सिर्फ एक खातून बैठी हैं और वो भी मुझे बड़ी मुश्किल से नज़र आई थी, और उनसे जब मेरी बात हुई है तो उनका जी हम 2 एहलकार यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आवाम के लिए ज़रा ईजी रसाई होना बहुत ज़रूरी है और उनको फ्रंट पे आना चाहिए, फ्रंट डेस्क होना चाहिए, ना कि बैक डेस्क होना चाहिए कि ढूंढने में जो है वो आपको टाइम लग जाए। अभी हम ज़रा बाहर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ मुसाफिरों से भी बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है किराए बढ़ गए हैं, तो जो मुसाफिर डेली बेसिस पे आते हैं जिन्होंने कभी कभी भी सफ़र करना होता है, इन दी एंड उनको सहूलतें भी वो चाहिए होती हैं अगर आपने किराए भी बढ़ाने हैं। तो बात करते हैं, हमने 2 स्टूडेंट्स को रोका है। कैसे भाई, ठीक ठाक हो आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका?
सैयद एहसन अली। ऐसा क्या करते हो आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हो और स्टडीज़ स्टडी वगैरह नहीं, स्टडी छोड़ दी है। छोड़ दी? ये क्यों छोड़ी? वैसे ही स्टडी वगैरह आजकल आपको पता ही है हालात, लोग इतनी स्टडी कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा उनको। ऐसे ही है, कोई स्टडी का फ़ायदा नहीं इस दौर में। अभी आपको पता है अगर स्टडी करो भी तो वो इतनी लोगों ने स्टडी की है, कोई कुछ कर ही नहीं सकते रिश्वत के अलावा कोई बंदा। हाँ, तो इसका मतलब है कि फिर छोड़ो पढ़ाई, काम ही करो, हुनर सीखो। करो अपना हुनर सीखो, हुनर है तो ठीक है, सब कुछ है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ तो है, देखो मैं, आप इस बात से एग्री करोगे कि जो पढ़ाई होती है वो कम से कम ज़िंदगी में आपको उसका जो सलीका है ना, काम का हो या लाइफ गुजारने का, वो आपको सिखाती है। इसमें तो बात मानते हो? ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये बंदे का माहौल ना हो जहाँ बंदा रहता हो, वहाँ से भी बंदा सीख जाता है, तो इसमें कोई पढ़ाई अहम नहीं है। अच्छा, अभी आप किधर जा रहे हो? मैं कराची। कराची जा रहे हो? तो अमूमन सफ़र करते हो ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से? हाँ अमूमन ही। तो अभी किराए में 5% तक इजाफा हो गया है। नए वज़ीर आए हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब, जो कि मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उनकी तरफ से तैनात किए हुए एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं रेलवे के स्पेशली। क्या कहेंगे आप, उनके काम से खुश हैं आप? नहीं, मैं तो ज़रा भी नहीं, मैं क्या बाकी कोई भी नहीं खुश, सारी ऐसे है। पहले तो इनका निज़ाम ही नहीं कोई अच्छा, अगर आप भी सफ़र करते ही होगे आपको भी बताया कि कैसा इनका निज़ाम है। ना कोई पानी की सहूलत मौजूद है, ना कोई वॉशरूम वगैरह ठीक है, खिड़कियाँ टूटी हैं, ऐसे ही नॉर्मल सफ़र है कोई। लेकिन पहले काफ़ी ठीक था माहौल ना, अब ऐसे ही है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है, ना कोई देखता है, सही निज़ाम देखता है। सफाई तो मैं देख रहा हूँ बस सो है, सफाई भी कोई खास नहीं। भी ये देख लें आप, नॉर्मल ये देखें कैसे कचरा भी पड़ा है, ऐसे ही रेलवे के अंदर भी ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, इधर आप निज़ाम भी आपने देख लिया होगा, ये पानी देख लो, पानी भी ये इधर से लेना पड़ता है, यानी खरीद के पीना पड़ता है। ख़रीद के पीना पड़ता है। पानी का निज़ाम भी ऐसा नहीं है कि बंदा पी ले उधर से, इसलिए ख़रीद के पीना पड़ता है। तो अभी आप रेलवे से सफ़र कर रहे हो, टिकट भी महंगी हो गई है, क्यों रेलवे से सफ़र कर रहे हो? फिर तो बस में भी जा सकते हो। बस में नहीं, लेकिन सफ़र ही ऐसा है कि कुछ करना पड़ता है मजबूरी के तहत, ठीक हो गया, मजबूरी भी होती है सफ़र। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खमजुल्लाह, ये एक हमारे साथ स्टूडेंट थे जो कि कराची का सफ़र कर रहे थे, और भाई साहब का जो फीडबैक है वो आप तक पहुँच गया, और जो वज़ीर रेलवे हैं उन तक भी यकीनन पहुँचेगा कि फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन बहरानी का शिकार है। ज़रा इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। आवाम के बैठने की प्रॉपर जगह, पंखे, गर्मी बहुत शदीद है, पानी फ्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 वेटिंग एरियाज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेटिंग एरिया, 3-4 वेटिंग एरियाज़ हैं, और जो एक वेटिंग एरिया मैंने आपको दिखाया वहाँ तो पानी की सहूलत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बाहर स्टेशन पर मैंने सुना है कि एक यहाँ पर एक प्राइवेट कोई लगा हुआ है पानी का यहाँ पर सिस्टम है, लेकिन वो किसी को पता है किसी को नहीं पता। तो आम लोगों के लिए आम रसाई, ईजी रसाई होना बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा ध्यान दें। ब्रेक की जाम जाते हैं, वापस आते हैं और जो अवामी रद्द-ए-अमल आपको बताते हैं कि किराए बढ़ा दिए, सहूलतें कौन सी दी हैं। इससे पहले कि हम लोग लारियडे के अंदर एंटर हों, लारियडे की सूरत थोड़ा आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि इस पर हमने बारहा बात की है, और बारहा बात करने के बावजूद जो इंतज़ामिया है वो इस पर ना कान धर रही है, ना इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। अब गो के हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ एक्सपेक्टेड हो कि जो इंतज़ामिया है, अब आप देखते हैं कि ये जो चौक है ना, थोड़ा आगे है, मैं आपको थोड़ा सा वाइड करके दिखाना, ठीक है। यहाँ पर एक तो बसों की एंट्रेंस, बसों की आमद और जामद का सिलसिला बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का है, और क्योंकि ये रोड बहुत छोटा है जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक आए दिन चौक होती है, हर वक्त चौक होती है। यहाँ पर बहुत दफ़ा हमने ये भी सजेशन दिया है कि या तो ये लारियडा कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, शहर से इसको आउट कर दिया जाए। मैं आपको बता चलूँ कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये मामला हो चुके हैं कि जो बस अड्डे हैं उनको शहर से बाहर ले गए हैं, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो और आम शहरियों के लिए सहूलत रहे। लेकिन फैसलाबाद का लारियडा स्टिल वहीं का वहीं है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बसों का आना जाना स्टिल वैसे का वहीं है। और अगर देखें ना, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, आम लोगों का आना जाना उतना ही दुश्वार है कि जितना आप तसव्वुर कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज की बात की गई, अभी तक हो सकता है वो भी बन जाए, लेकिन ओवरहेड ब्रिज के लिए भी आपको स्पेस चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर पॉसिबल है, ना ही यहाँ पर अंडरपास पॉसिबल है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पॉसिबल है, जो सजेशन मुझे लगती है कि अगर लारी अड्डे को यहाँ से हटा दिया जाए और लारी अड्डे को शहर से बाहर लेकर के चले जाया जाए, तो तब यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स की रेशियो भी कम हो जाएगी, तब यहाँ पर जो आए दिन सुबह शाम यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम होती है वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा और लोगों के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। अंदर चलते हैं और जो लारी अड्डे के इंचार्ज हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, अवामी बात भी आप तक पहुँचाते हैं। रेट्स जो इस टाइम बढ़ गए हैं, जो
किराए बढ़ गए हैं उस पर भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस सिमत जा रहे हैं और हमारी जो फैसलाबाद की आवाम है क्या वो बढ़ते हुए किरायों से खुश है, क्या यहाँ पर जो अड्डा मालिकान हैं उन्होंने किराए बढ़ाए या उनके वही किराए हैं और अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, इस सारी सूरत हाल पे आइए आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं हमारे साथ। रात किराए की मद में आवाम तो पिस रही है और जैसे जैसे किराए बढ़ते चले जा रहे हैं और उनमें जो मसाइल हैं आवाम में कोर्स उनका भी इजाफा होता चला जा रहा है और ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हम जितनी भी इस पर बात कर ले उतनी कम है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम इस पर बात करें और हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो कितनी आवाम की फेवर में जारी हैं और उसका कितना आवाम को फ़ायदा मिल रहा है मौजूदा हालात में, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। राना हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इंचार्ज लारीडा फैसलाबाद हैं। सर से हम अक्सर व बेशतर मुलाकात करते रहते हैं और आज के प्रोग्राम में क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये जो किराए बढ़ रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, इसका जो एक इम्पैक्ट है वो आवाम पर कैसा ये देखते हैं, इस पर बात करते हैं। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हबीब भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती चली जा रही हैं, क्या किरायों में भी इजाफा हो गया है? आपके एंड से लारी अड्डे की सूरत बताएं। जी बिल्कुल, जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें 3.8% के हिसाब से किरायों में इजाफा हुआ है। एक मुनासिब सा किराया वो ट्रांसपोर्टों के साथ एक मीटिंग करके मुनासिब से किराए बढ़ाए गए हैं ताकि आवाम पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, तो ये अवामी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं। अब एक बंदा जो 100 रुपया या 150 रुपया डेली का दे रहा था, एक रूटीन है, एक सिस्टम है और एक बजट भी बना होता है। अब उसमें अगर 10, 20, 30, 50 रुपये बढ़ जाते हैं और ये डेली की रूटीन पर फिर जाना और आना टू साइडेड हो जाता है, तो इस सिलसिले में क्या रिलीफ दे दिया जाता है कुछ लोगों के? चले यार ये पुराने बंदे हैं, इनको रिलीफ दो, खैर है। वो बसों वाले कर भी लेते हैं, इसमें वो कर लेते हैं कि रूटीन का जाने वाला बंदा उसमें वो नहीं भी लेते, ज़्यादा किराया नहीं भी लेते, तो ज़्यादा किराया बढ़ा नहीं उसमें, स्टाफ टू स्टाफ 5 से 10 रुपये बढ़ा है किराया, ज़्यादा नहीं बढ़ा किराया। लेकिन इसमें अभी भाई ये भी देखें, ये 5-10 रुपये फ़ी बंदे की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली फिर हज़ारों की तादाद में हर एक स्टेशन से लोग सफ़र करते हैं, खा वो बस स्टैंड है, खा वो रेलवे स्टेशन है, तो ये 5-5 रुपये करके। बल्कि मैं आज का आपसे अपना जो वाक़या है वो मैं शेयर करूं कि मैं लाहौर से फैसलाबाद पहुंचा हूं और जो टूल प्लाज़ा है, जब मैं लास्ट वीक गया था तो वो 580 रुपये था, आज 600 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये 20 रुपये बढ़ गए हैं। अब आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ भी जो है वो मोटरवेज पर जाती हैं और इसी तरीके से जो आप जीटी रोड से जाते हैं तो वहाँ भी टूल टैक्स जो है वो बढ़ गए होंगे। तो ये 5-5, 10-10 रुपये करके ये जो IMF का कर्जा बड़ा टाइम से हमने अदा कर दिया है, आपको लगता है कि ये ठीक रहा है? नहीं, देखिए उसमें आवाम पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, ज़ाहिर है कि जो रोज़ाना के सफ़र करने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मुल्की हालात इस किस्म के उस हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। जब किराए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ट्रांसपोर्टर अल्टीमेटली उसमें इजाफा करते हैं फिर। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताएं कि देखिए जो पैसा लेने वाला है ना, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनको जो पीछे से ऑर्डर आते हैं, चाहे चीज़ जितनी मर्जी महंगी हो जाए वो रेट भी बढ़ा देते हैं, तो उनको फ़र्क फील नहीं आता। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे जो सारा बोझ है वो आम आवाम जो देती है पैसा, उस पर बोझ पड़ता है। इसको हम आने वाले वक्त में कहाँ आप देखते हैं कि कहाँ पर हम किस तरफ जा रहे हैं, जो हालात अभी बन रहे हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के? ये देखें, पाकिस्तान ये मुल्की लेवल की आप बात कर रहे हैं, हम तो ये जनरल बस स्टैंड को संभालने बड़ी बात है, ये तो मुल्की लेवल की बात कर रहे हैं। बाकी ये एक ज़ाहिर है कि कीमतों में स्टेबिलिटी होगी तो लोगों के लिए रिलीफ मिलेगा लोगों को, ये तो ठीक बात है। ये तो आप मानते हैं ना? तो हम इस टाइम जो हालात पैदा हो रहे हैं, हर चीज़ वो आप सुई धागे से ले बात शुरू करें और हवाई जहाज़ की टिकट तक चले जाएं, ठीक है, और इस बीच में ज़्यादातर जो 80% तबका वही है जो सुई धागे की हद तक है, हवाई जहाज़ वाले उसमें 20% होंगे। तो इन लोगों के लिए अब देखें, आपके स्टैंड से जो लोग सफ़र करते हैं, जो जाते हैं, जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो रेट मुख्तस होता है, जो रास्ते से पिकअप भी की जाते हैं, क्या उनके लिए भी रेट यही होते हैं या उनके लिए डिफरेंट रेट्स आजकल के दौर में होते हैं? नहीं, उनके लिए वो जिस स्टाफ से चढ़ते हैं वही रेट होते हैं जो उनमें भी इजाफा हो चुका हुआ है, वो स्टाफ टू स्टाफ है। हाँ जी, वही है, वो उनमें भी इजाफा हो चुका है और वो जो जिस स्टाफ से चढ़ते आगे जहाँ पर जाना उस हिसाब से किराया वसूल करते हैं वो ट्रांसपोर्टर उनसे। अवामी दुख तो है, मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ, तो कोशिश होती है अवामी दुख जो है आप सरबराहान में से हैं तो आप तक हम ये बात ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आप जब भी टेबल सेटिंग हो, मीटिंग में रहो, तो आप कंसर्न्स, अवामी कंसर्न्स भी होते हैं ना। आप यहाँ पर बैठे हुए, आपके पास शिकायतें भी आती होंगी, लोग आपके पास शिकायतें दर्ज कराते होंगे कि सर ये मसला है, ये है, तो ये टेबल पर चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, आज एक वाक़या जैसे हम आए हैं तो ये जो चौक है ये अब चौक हो रहा है ट्रैफिक की वजह से। मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन यहाँ पर ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ता चला जा रहा है। गो कि ये जो टर्न है पहले भी हमेशा
यहाँ पर जैम पैक ट्रैफिक मिलती थी, अभी भी यही सूरत हाल है जिसमें इजाफा होता चला जा रहा है, इसका हल कुछ सोचा आप? इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है ना, वो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो बना रही है, इसमें प्लानिंग कर रही है। बाकी जो अभी जो मेट्रो बसेस चल रही हैं या मेट्रो और चल इलेक्ट्रिक, हाँ जी, वो चल रही हैं, तो उसके लिए वो इन्होंने ज़ाहिर है को प्लानिंग तो करनी पड़ेगी है ना, तभी तो वो चल सकेंगी, वरना तो फिर वो जितने हमारे रोड हैं वो छोटे हैं उन गाड़ियों के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हबीब साहब, ये जो लारीडा यहाँ से शिफ्ट करने की कोई प्लानिंग है, या यहाँ पर कोई फ्लाईओवर बनाने की प्लानिंग है, या कोई अंडरपास बनाने की प्लानिंग है? क्योंकि देखें जगह तो बहुत कंजस्टिव है, यहाँ पर फ्लाईओवर भी अगर बनाना हो तो आपके पूरा रोड ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही स्पेस है, जितने बीम बनने हैं, जितनी उसकी बेस बननी है, तो वो तो पूरे रोड पर आ जाएगी। तो प्लानिंग में कौन सी चीज़ें आपके एंड से जो आपने टेबल पर रखी? वो देखिए, जो इनको प्लान कर रहे हैं उनको बेहतर पता होगा इस बारे में, क्योंकि वो मेरा ख्याल है एफडीए इसको कर रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलके। तो ये सीगा राज में रखी जाएगी बात, या हम बता सकते हैं कि जी यहाँ पर ये प्लान जो है वो अंडर डिस्कशन है? लेकिन अंडर डिस्कशन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ियाँ चलनी हैं, वो मेट्रो बस सर्विस चलनी है या इलेक्ट्रिक बसें चलनी हैं, उस हिसाब से होगा। लेकिन हमारे पास नहीं है, हमें उस बारे में इल्म नहीं है, वो जो एजेंसी मुतल्लिका एजेंसी हैं वही बता सकती हैं। बहुत रश मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, चिंचियों का रश बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ पर एग्जिट और एंट्रेंस दोनों है। ज़ाहिर है मुसाफिर उतरते हैं और रिक्शा वालों की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर आप मुसाफिर को ग्रैब करें, और अपनी जो एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं देख रहा था कि आज ये पैक हुआ था और हड़ताल टाइप मुझे महसूस हुई है कि यहाँ पर रश लगा हुआ था, हमारी गाड़ी भी काफ़ी देर फंसी रही है वहाँ पर। तो हम देख रहे थे कि आगे क्या मामला हुआ, तो क्या वाक़या क्या आज पेश आया? असल में ये है कि आजकल वो कार्रवाई हो रही है सीएनजी गाड़ियों को, एलपीजी गाड़ी जिन गाड़ियों में लगी हुई है एलपीजी का, वो हाइस वैन्स हैं, रिक्शाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो इस लिहाज से फिर वो जो लोग, तो ज़ाहिर है उनको मसला तो बनता है, तकलीफ़ होता है, अगर किसी का सिलेंडर उतारा जाए तो उसको तकलीफ़ तो होती है, ये मसला तो उसके लिए बनता है। तो वो फिर वो थोड़े से कर रहे थे, यानी कि रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने खुलवा दिया फिर वो जल्दी। हाँ, तकरीबन मैंने देखा है कि वो मसला मुझे भी नज़र आ रहा था। क्या हबीबा, क्या ऐसा आने वाले वक्त में मुमकिन है कि देखें ये जो रिक्शे या ये जो चिंची हैं, ये जो रोड के ऊपर रुक कर ऑलरेडी कंजस्टिव रोड है, वहाँ पर मजीद ट्रैफिक ब्लॉक करने की वजह बनते हैं? क्या लारी अड्डे के अंदर इतनी कुछ स्पेस हमारे पास, जैसे हम देखते हैं कि बैक साइड पर काफ़ी स्पेस मौजूद है, क्या उस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि रिक्शे स्टैंड वहाँ पर बना दिए जाएँ कि वहाँ पर चिंची भी हो, रिक्शे भी हो, भाई मुसाफिर वहाँ से चढ़ें, वहीं से बैठें, ये रोड ब्लॉकेज का मामला ख़त्म हो जाए? क्या ऐसी सजेशन आपको लगता है कि ये कारआमद हो सकती है? इनको ना किधर भी बना देना कि रिक्शा स्टैंड बना दें कि इधर आपने खड़े होना, इन्होंने उधर ही खड़े होना जहाँ पे इनको सवारी मिलती जाए और आगे गुजरते जाएं। और इसी वजह से ये इनका रश भी रोडों पे, इन्हीं की वजह से ज़्यादा रश और एक्सीडेंट होते हैं। मोस्टली आप देखें 1122 की रिपोर्ट देख लें, उसमें इन्हीं का कि जो वजह हादसा की वजह ये रिक्शा और मोटरसाइकिल ही बनते हैं। ठीक है, हाँ जी। बाकी इनको सख्ती जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलना है। सुनने में तो आया था कि पंजाब भर में जो चिंची रिक्शाज हैं, इनकी एक तो प्रोडक्शन को रोक दिया गया है, और बाकायदा या तो इनको लीगलाइज़ किया जाएगा इनके रूट्स को, नहीं तो इनको, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, तो जाहिर है या तो रोड के ऊपर चिंची होंगे या इलेक्ट्रिक बसें, दोनों में से एक चीज़ ही होगी। तो क्या इसके बारे में कुछ प्लान है कि इनको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, जिन लोगों ने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लगाकर एक चीज़ खरीदी हुई है, तो अगर वो कल को कारआमद नहीं होती तो वो तो फिर ज़ाया होगी? तो क्या इसके हवाले से कोई लाहेअमल आपके डिस्कशन में हो? अगर ना देखें, अगर शहर को ट्रैफिक के माहौल को बेहतर करना है शहर में, तो डेफिनेटली इनको कहीं वो लोकल रूटों पे या जो गांव के रूट्स हैं उन पे चलाना पड़ेगा। अगर शहर में इलेक्ट्रिक, हाँ जी, तब भी ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं तो फिर ये साथ तो नहीं चल सकते। कब तक आ रही है इलेक्ट्रिक बसेज, और क्या लारी अड्डे में भी कोई स्पॉट बन रहा है उनका? नहीं, अगस्त सितंबर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाएंगी, कुछ अगस्त में आ जाएंगे, कुछ सितंबर में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह चलेंगी फैसलाबाद में गाड़ी। हाँ जी, एलोकेट हो गई हैं गाड़ियाँ, एलोकेट हो गई हैं। चलिए, ये तो खुशी की बात है। और अगस्त नंबर की, क्योंकि ये कॉल हमें भी मालूम है, तो सर्विस स्टेशंस कहाँ पे इसके बनने जा रहे हैं, स्पेशली ये जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इनके डिपो बनने हैं, वो एक तो गुलाम अहमदाबाद है, घाट वाली साइड पे है, इसी तरह समुंदरी रोड पे या जंग रोड पे है, और वहीं पर स्टैंड्स भी होंगे। वहीं पे इनके स्टैंड, वहीं पे चार्जिंग वो इनके पॉइंट होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरदार, आइए आगे बढ़ते हैं। और हबीबुल्लाह साहब इंचार्ज लारी अड्डा, हमने थोड़ी अवामी जो तकलीफ़ है इनके सामने भी रखी है, और इन्होंने ज़ाहिरी बात है उस पर हमारी सजेशन इन तक पहुंची है। और डेफिनेटली ये छोटे छोटे कंसर्न्स हैं जो कि हर शहर के अंदर शहरियों के होते हैं, और क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं तो कोशिश होती है कि जो अवामी बात है, वो जो कंसर्न पर्सनस हैं, जो लीड पर्सनस बैठे हुए हैं इंतज़ामिया के, उन तक अवामी
जो एक फीडबैक है वो हम इन तक पहुंचाएं ताकि ये बात आगे टेबल पे रखें और कुछ बेहतरी की जानिब हम बढ़ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद चीज़ शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा फैसलाबाद में और क्योंकि अवामी बात हो रही है तो अवाम के बीच आकर अवाम की बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जब रेट्स बढ़ते हैं तो उसका दबाव जो है वो डेफिनेटली अवाम पर पड़ता है और पेट्रोलियम मसनूआत ऐसी हैं, जब पेट्रोल बढ़ता है तो सोना भी महंगा हो जाता है, तो रोटी भी महंगी हो जाती है, आटा भी महंगा हो जाता है, चीनी भी महंगी हो जाती है, चावल भी महंगे हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो जाती है, हेल्थ भी महंगी हो जाती है, एजुकेशन भी महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, मतलब एक चीज़ महंगी होती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ये वतीरा हमारे पाकिस्तान की हुकूमतों का है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो हर चीज़ को महंगा कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो चुकी हुई है। लारी अड्डे में अभी मुझे नहीं पता कि जो पुराने रेट्स थे वो क्या थे, लेकिन इस वक्त डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कोई 20-20, 30-30 रुपये शायद या 50-50 रुपये जो है वो रेट्स बढ़ चुके होंगे अंदाज़न, जो लोग लोकल सफ़र करते हैं या जो लोग शहरों से बाहर भी जाते हैं। तो आइए यहाँ पर ये भाई साहब पर्ची वाले शायद बैठे हुए हैं, ये पर्ची वाले नहीं है, ये भाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं? सर क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। हसनैन भाई, आप यहाँ पर टिकट वगैरह काट कर देते जी, अड्डा मैनेजर हूँ मैं। हैं? आप अड्डा मैनेजर अपने अड्डे के मैनेजर जी। ये कहाँ जाती है? राजनपुर, डेरा गाजी खान और जामपुर। ठीक हो गया। ठीक। कितना राजनपुर का पहले जो है वो किराया कितना था? किराया पहले तो 1200 रुपये था राजनपुर का, अभी कितना? अभी 1200 ही चल रहा है। अभी भी 1200 ही है? नहीं है, अभी 8 रुपये बढ़ तो गए हैं। 15 रुपये डीजल बढ़ा है। 15 रुपये डीजल बढ़ा, ठीक। 8 रुपये, लेकिन किराए की उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की। ये कैसे? ये तो आप ना वो पेट्रोल कम होगा तो एक ऐसी चीज की आप निशान नहीं कर रहे हैं जो कि नामुमकिन वाली बात है, जो हो नहीं सकता। वो जो आप चेक कर सकते हैं किरायानामा, वो जो लगा हुआ है पुराना लगा हुआ है। जब तक डीजल बढ़ा है कोई किराए की चेंजिंग नहीं हुई। तो आपने क्यों नहीं भाई? सारी दुनिया ने तो यहाँ पर किराए बढ़ा दिए। क्या करें हम? पीछे से चेंज होगा तो हम करेंगे, हम खुद ही कर लें। वो कल रास्ते में वो पर्ची पे चेक करते हैं किराया, अगर इसके मुताबिक ना हुआ तो चलान होता है, जुर्माना। मैं वो अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम डीजल महंगा हुआ, हाँ डीजल महंगा हुआ, लेकिन किराए नहीं बढ़े। ये चीज़ सुनकर तो मैं हैरान हो गया। नहीं बढ़े किराए, अगर बढ़ते हम आपको बताते लाजमी। अवाम जो चीख रही है, जो अवाम कहती है जी किराए बढ़ गए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मादर किराया जब भी बढ़ना है, कम होना है, इधर आके रेट लग जाना है उनके। ये फ्लैक्स इनकी लग जानी है इधर आके किराए की। फिलहाल कोई इनकी फ्लैक्स नहीं अवेदा हुई। यानी अभी तक रेट, नए रेट जो है वो निकले नहीं है? नहीं, वो नहीं होने हैं। उम्मीद तो करते होंगे। आप उम्मीद करेंगे कि हो, अवाम तो चाहेगी कि ना हो। यार एक मिनट सर, गाड़ियों में पेट्रोल हम डलवा रहे हैं ना। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? भाई काम करो अपना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोई भी नहीं आएगा, चलो शाबाश। नहीं नाम तो भाई हमने काम करने दो। करें काम, मैं तो मना नहीं कर रहा। चलो आपको जाएं काम आप, करने बस देना। जाएं आप। नाम तो बताएं भाई आपकी मेहरबानी, आप जाएं बस। सर। क्या हुआ, क्या मुझे वजह बताएं? चलो शाबाश। नहीं मुझे वजह तो जानने देना एक मिनट। और इन्हें ठहर जाएं एक मिनट यार, छोड़ें क्यों? सर मुझे बताएं मैं क्या कर रहा था यहाँ पे। भाई असं अपना काम कर रहे हैं तो करें सर, मैंने तो साडा रोजी का टाइम है, सानू रोजी अपनी करन दे जाओ शाबाश। सर रोजी तो कर रहे थे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰੂਟ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं तो रोजी का टाइम है, ਤੁਹਾਨੂੰ मना तो नहीं किया, लेकिन गल करने का थोड़ा तरीका तो होना चाहिए था कि नहीं? तो मैं मैनेजमेंट जो है उससे बात करूंगा, और जो यहाँ की लारी अड्डा की मैनेजमेंट है कि अगर हम सवाल करने वाले लोग जिनका काम है आवाम की बात करना, अगर हमारे साथ लोग ये रवैया करेंगे तो यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं, अगर कोई मुसाफिर गलती से इनसे पूछ ले तो ये उसके साथ क्या रवैया करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और मैं यहाँ की इंतजामिया से बात करूंगा। ये राजनपुर, डेरा गाजी खान का राजनपुर का जो ये अड्डा है, ये साहब बैठे हुए, नाम नहीं इन्होंने बताया। इनका रवैया आपने देख लिया है कि इन्होंने किस तरीके से मेरे से बात की है, और अगर मेरे साथ इनका ये लबो लहजा है तो यहाँ पर जो मुसाफिर होंगे उनके साथ इनका लबो लहजा कैसा होगा, ज़रा आप भी नोट करें, मैं भी नोट करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है, और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बोला कि आज हम जो पेट्रोल की मद में बढ़े हुए रेट्स और ऑब्वियसली जो शहरियों पर उसका एक असर है उस पर भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और हाल ही में जैसे आज के प्रोग्राम की वसातत से आप तक चीज़ पहुँचे कि जो 100 या 150 के करीब जो CNG रक्शे हैं
उनके सिलेंडर्स उतार लिए गए हैं, जिसमें जो फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से भी ये इनिशिएट किया गया था और जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से भी ये इनिशिएट किया गया था। तो क्या ये मामला सही था या नहीं, इस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। मियां इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑफ कोर्स इस पूरी कम्युनिटी को लीड करते हैं, जो वैगन रिक्शा एसोसिएशन है इसको लीड करते हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं कि ये मामला और ये मसला क्या बना एक्चुअली में। कैसे हैं इजाज़ भाई, ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज सुनने में आया मैं हबीबुल्लाह साहब के पास मौजूद था और लारी अड्डे पर मैंने वो माहौल देखा है कि जो स्ट्राइक चल रही थी, वजह क्या थी स्ट्राइक? देखिए बात यह है कि हुकूमत ने खुद जो है वो सीएनजी की बुनियाद पे, गैस की बुनियाद पे लोगों को जो ऑटो टू स्ट्रोक था उसको बंद करके लोगों को इन्होंने सीएनजी रक्शे दिए। अब ज़ाहिर है कुछ अर्सा जो है वो सीएनजी लोगों को इन्होंने दी, उसके बाद इन्होंने सीएनजी के जो पंप लगे थे वो भी बंद कर दिए और लोगों को आगे जी सीएनजी तो नहीं अब मिल रही। कानून तो कहते हैं ना, देखे ना, कानून ने तो बोला हुआ है कि जी ये इलीगल है, सिलेंडर इलीगल है भाई, तो ये नहीं लगना चाहिए, खत्म होगी बात। नहीं देखिए, कानून तो खुद असम्बलियाँ बनाती हैं ना, यही एमपीए एमएनए, यही हमारे हुक्मरान, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सारा कुछ करती है ना। तो उस वक्त ये अंधे होते हैं कि जब लोगों को कहते हैं कि जी आप ये सीएनजी पे आप रक्शे ले लें, जब मतलब पेट्रोल पे टू स्ट्रोक रक्शे चलते थे तो उस वक्त इनको ये तकलीफ़ थी कि ये जो पेट्रोल है जी, ये धुआं की वजह से इनको आप बंद कर दें, लिहाजा आपको माहौल दोस्त और अवाम दोस्त जो है वो पॉलिसी के तहत जो है वो आप जो है वो सीएनजी रक्शे ले लें। 40 कंपनियां जो हैं वो पंजाब के अंदर उन्होंने रक्शे बनाए और इन्होंने जनाब अच्छी भली वो लूट मार की है कि मतलब जो जहां 1 लाख रुपया खर्च आता है रक्शे का, इन्होंने 2.5 लाख का वो रक्षा इनको दिया लोगों को। लोग बेचारे उस वक्त भी परेशान थे कि जब टू स्ट्रोक, वो कहते थे आप टू स्ट्रोक नहीं चला सकते, आप जो हैं वो सीएनजी रक्शे लें, गैस वाले रक्शे लें। अच्छा, अब गैस इन्होंने जब बंद कर दी है तो मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं जी एलपीजी ना चलाएं, आप एलएनजी चलवाते हो, आप कहते हैं कि एलएनजी हम मुल्क के अंदर लेके हैं, आप चला भी रहे हो, तो आप एलएनजी और आपकी जो ये एलपीजी गैस है, ये लिक्विड गैसें हैं। असल में ये कोई आतिशगीर मादा तो है लेकिन ये कोई नुकसानदेह नहीं है। आपके घरों के अंदर जो है वो एलपीजी चल रही है। अब आप खुद जो बड़ी आपके टाउन है वहाँ पे आप कोई सीएनजी आप वहाँ पर गैस नहीं है, आप नहीं दे रहे, तो आप वहाँ पे आप एलपीजी गैस वहाँ पे दे रहे हैं। आप बड़े बड़े होटलों के अंदर देख लें। देन मैं ये कहता हूँ कि ये डीसी साहब, अब मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के अंदर ये कहता हूँ कि इनका जो किचन है जहाँ इनकी चाय बनती है वहाँ पे भी एलपीजी गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये जायज़ है। और ये जो लोग जिनको आपने गैस की बुनियाद पे रक्शे दिए, वैगनें दी, अब इन लोगों के ऊपर आप इस बुनियाद पे आप कर रहे हो कि सीएम साहिबा, ये चाइना का दौरा इन्होंने किया है, वहाँ इन्होंने 5-6 कंपनियां जो चाइना की, उनके साथ इन्होंने मुआहदे किए हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक रक्शे और आ रहे हैं अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, बिल्कुल पंजाब में। मकसद ये है कि आप अपनी महल तमीर करने के लिए आप जो गरीबों की झोंपड़ियाँ हैं उनको आप खाड़ रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, मतलब अगर इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाती हैं शहर के अंदर तो क्या ये ठीक नहीं है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि बाद दफ़ा माजी में वो बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जी हम हेलीकॉप्टर की सफ़र की सहूलत देंगे, हेलीकॉप्टर जो है वो भी चलाएंगे, और हम कहते हैं हेलीकॉप्टर भी हेलीकॉप्टर पिक एंड ड्रॉप देंगे जी, पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो वो यार वो भी चलाओ, हमें क्या एतराज़ है। हम तो ये कहते हैं कि जो छोटे लोग हैं, छोटे वो सवारी जो घरों की दहलीज़ों पे अवाम को सफरी सहूलत देती है, मैं समझता हूँ। मसाइल भी तो है ना, देखे ना इजाज़ भाई, मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसाइल जो हैं वो भी तो इंतज़ामिया की गैर संजीदगी की वजह से बने हुए हैं। हम बतौर यूनियन हमने मुतअद्दिद बार जो पंजाब इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनको अपनी तजावीज़ देते रहते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं और वो काम करते हैं जो इनकी अपनी मर्ज़ी है, इनके मफादात हैं और जिस पे इन्होंने अपनी तशहीर करनी होती। यही सारे रक्शे हैं जो इन्हीं हुकूमतों ने दिए हैं, अब ये सारे गलत हो गए। अब मुझे बताएं, पेट्रोल पे दोबारा लेके आ रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर बंद किया, रिक्शा बंद नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ गैस पे, सर एक चीज़ गैस पे बनी है, वो गैस पे आप चलाएंगे तो लोगों को रात को रोटी मिलेगी। अगर आप उसको पेट्रोल पे चलाते हैं तो वो इतना महंगा होगा कि लोगों को, अब 8 रुपये बढ़ गया ना पेट्रोल,
पेट्रोल भी बढ़ गया है और लोग बेचारे उस इंजन पे वो पेट्रोल चलाएंगे तो उनको 1 रुपया भी शाम को नहीं बचेगा। लेकिन इजाज़ भाई देखें, मैं इस बात पर आपसे मतलब मेरी तरह सोच इसमें मुख्तलिफ है। वो ये कि रेट बढ़ता है तो उसका जोर तो अवाम पर है ना, रिक्शे वाला हो या चाहे बस वाला हो चाहे ट्रक वाला हो, वो उसने तो रेट वैसे ही सेट करना है जैसे पेट्रोल का रेट सेट होना है। अगर 8 रुपये बढ़ गया मिसाल के तौर पे तो किराए तो बढ़ जाने। मैं ये कहता हूँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिक है, लेकिन जब ज़ाहिर है कि एक ऑटो रिक्शे वाला गैस उसको चलाने नहीं दी जाएगी, पेट्रोल उसको समझ में नहीं आता, आप कह रहे पेट्रोल बारे में नहीं है, वो जब 200 किराया है तो वो 400 किराया या 300 मांगेगा तो कौन बंदा जो पहले ही महंगाई के अंदर पिसा हुआ है वो उस पे ऊपर सफ़र करना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रिक बसें आ तो रही हैं, वो आ रही हैं, इनको आप जो है जनाब जिंदा दरगोर कर दें लोगों को। लोग अब पहले ही महंगाई बेरोजगारी की वजह से मर गए, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मजीद इनको आप जो है ना वो जीने का हक इनसे छीन। अच्छा, इसमें सजेशन देखें मेरे जहन में ये है, देखिए मैं जो बाकी शहरों में देखता हूँ, दूसरे मुल्कों में देखता हूँ, जो रिक्शे हैं, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर एक ऐसे मिसालों में से एक मिसाल है जिसको आप सामने रख सकते हैं। मेन शहर के अंदर से सारे रिक्शे बाहर कर दिए हैं। मेन रोड, चाहे वो जेल रोड है, चाहे वो कनाल रोड है, चाहे वो फिरोजपुर रोड है, ये मेन रोड्स के ऊपर आपको जो वहाँ से रिक्शे हटा दिए। शहर की जो सराउंडिंग है वहाँ पर रिक्शे भी नजर आते हैं, वहाँ पर आपको वैगनें भी नजर आती हैं, वहाँ पर आपको चिंची भी नजर आते हैं। तो ये मॉडल यहाँ पे भी तो सेट किया जा सकता है। देखिए मैं कहता हूँ कि ऑटो जो रिक्शा है, ऑटो कैब रिक्शा जो है, उसका रूट पूरी कॉरपोरेशन हदूद के अंदर होता है। यानी कि आपके अगर आप घंटा घाट टावर क्लॉक फैसलाबाद में बैठे हैं तो वो ऑटो बाज़ारों के अंदर भी लोगों को सफ़र की सहूलत दे सकता है, ये कानून है। ठीक, अब मोटरसाइकिल रिक्शे की अगर हम बात करते हैं तो मोटरसाइकिल रिक्शे को रूट देने चाहिए, उसकी असलाह करनी चाहिए ना, उसको रूट दें। कमसन जो बच्चे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, डेक जो लोग चलाते हैं उसके ऊपर आप कोशिश कार्रवाई की। लाइसेंसिंग भी नहीं अभी हो रही ना, उसकी लाइसेंसिंग भी नहीं हो रही। और उसके बाद फिर मैं ये कहता हूँ कि फैसलाबाद में चिन्योट से ज़िला है, वहाँ से रिक्शे आ रहे हैं, आप यहाँ से जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। इसी तरह आप जड़ावाला देख लें, इस तरह तांदला देख लें, इसी तरह मतलब आप समुंदरी देख लें, इसी तरह खुरड़िया वाला देख लें कि पूरे तहसीलों से और अजला से जो रिक्शे हैं वो फैसलाबाद में आ रहे हैं। कम से कम कोई 10-12 हज़ार के करीब जो मोटरसाइकिल रिक्शा है वो फैसलाबाद आ रहा है। भाई आप उनको बस स्टॉपों पे पाबंद करें कि बस स्टॉप जो हैं या वैगन स्टॉप हैं वहाँ से वो लोग खड़े हों। स्टॉप तो अभी शहर में है ही नहीं ना कहीं भी। बाहर की बात कर रहा हूँ ना, यानी बाईपास से बाहर जो बाहर से रिक्शे आपके शहरों में आते हैं वो बस स्टॉप को वहाँ पे पाबंद करें, वहाँ से वो लोग देहातों के अंदर लोगों को सफ़र की सहूलत दें। इसी तरह जो तहसीलों के रिक्शे हैं वो तहसीलों के अंदर चलें, और जो फैसलाबाद के रिक्शे हैं वो बाईपास से लेके शहर की एक ख़ास हद तक उनको आप पाबंद करें ताकि वो लोग बेरोजगार भी ना हो। हम मेन सिटी से थोड़ा सा जहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज है वहाँ से हटा दिया जाए, उससे थोड़ा पीछे कर लें। इससे ये होगा कि वो लोग बेरोजगार नहीं होंगे, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और ये बेहतर सारा सिस्टम हो सकता है। अच्छा इजाज़ भाई, अब थोड़ा हम किराए पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही बैड इम्पैक्ट है सफ़र के लिए। आप और मुश्किलात आप आवाम के लिए खड़ी हो चुकी हुई हैं। ये खाली 5-10 रुपये की गेम नहीं है, ठीक है। अगर 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये फ़ी कस एक बंदा बढ़ जाए एक वक्त में तो अरबों रुपए की आमदनी एक वक्त में इकट्ठी होती है, और फिर माहाना या उसको आप छमाही पे ले जाएं या साल पे ले जाएं तो सिचुएशन डिफरेंट है। क्या कहेंगे? देखिए ये असल में अल्फाजों का हेरफेर है। हुकूमत क्या करती है, अभी हुकूमत ने कहा, ऐलान किया है कि बिजली के बिलों में जो टीवी टैक्स है 35 रुपये वो हमने ख़त्म कर दिया है, और दूसरी तरफ 300 से लेके 500 रुपये तक पूरा टैक्स जो है वो लगाने की तैयारी हो रही है। ये भी ऐसा ही है कि जब आप पेट्रोल कम हो गया, ठीक है, किराए कम होने चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होते, वो कमो बेशी होते हैं। वो होता क्या है कि इधर हम पेट्रोल कम हो गया, डंडा लेके हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर चढ़ गए, और उधर हम अपने टूल प्लाजे हमने बढ़ा दिए, अड्डा फीसें हमने बढ़ा दी, हमने कारपोरेशन की फीसें हमने बढ़ा दी। यानी जो सरकारी गुंडागर्दी है वो मज़ीद बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या करें लोग। असल में इशू ये है कि जब हुकूमत, देखिए हुकूमत में कई बार ये कह चुका हूँ कि हुकूमत को माँ जैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगर हुकूमत अपनी आवाम को सहूलत देगी,
उनकी जो परेशानी है वो दूर करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ खराबी है उसको दूर होना चाहिए, लेकिन खराबी तो हम दूर करते ही नहीं हैं। हम तो देखें, अभी होना ये चाहिए कि रक्षों की, वैगनों की अगर कहीं पे खराबी है तो उसकी असलाह करें। हम असलाह करने की, हल निकालना चाहिए। हम असलाह करने की बजाय जो वार्डन पुलिस हमारी एक फ़ौज की तरह उन्होंने भर्ती की हुई है, वो जगह जगह खड़े हैं, वो ट्रैफिक रवानी की बजाय वो जनाब 2-2 हज़ार रुपये का भी चलान कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जो शाम को 1,000 रुपया बड़ी मुश्किल से वो कमाता है, अब उसको अगर 2,000 का चलान आप करेंगे तो मुझे बताएं कि वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या? एजाज भाई, लेकिन लॉ की देखें, लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी भी तो लाजिम है ना। सर मैं ये कहता हूँ कि जब कानून होगा आप लोगों को सहूलत तो दें। देखिए मैं ये कहता हूँ, यहाँ फैसलाबाद के अंदर बल्कि पूरे ज़िलों के अंदर यानी 2,000 का चलान है। भाई आपने क्या ऑटो रिक्शों को, आपने मोटरसाइकिल रिक्शों को कोई पार्किंग की जगह दी है? ये आसमानों पे तो उड़ के इन्होंने सवारियाँ नहीं बिठानी, इन्हीं रोडों के ऊपर इन्होंने बिठानी है। तो लिहाजा इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इंतज़ामिया हर जगह पे देखें, शॉपिंग प्लाजे, शॉपिंग मार्केटें, जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वैगनों के अड्डे, इस तरह जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे इनको मखसूस जगह कर दी जाए कि 15-20 रिक्शे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और लोग अपनी बारी पे निकलते जाए। वो निकलते जाएं। इस तरह मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होगा। और ये जो बदमज़गी है, ये जो वार्डन और हमारे लोग दस्तों गिरेबान होते हैं, इससे भी निजात मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं मरियम साहिबा को कहता हूँ, CM साहिबा को कहता हूँ, पंजाब की जो माँ हैं उनको ये कहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट असम्बली की जो माएँ हैं यानी DC साहब हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि खुदारा AC दफ्तरों से निकलें, आप जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठें और बैठ के आप जो मनसूबाबंदी है, जो ये हमारे जो मंसूबे हैं उनको आप लॉन्च करें, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप लाठी गोली की सरकार के तौर पे आप ये कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाली बात है। लोग कल को ये लोग इतने तंग हो जाएंगे कि लोग आपका फिर गिरेबान होगा, लोगों के हाथ होंगे। तो बेहतर ये है कि आप बैठ के इसको बेहतर अंदाज से लोगों को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया एजाज भाई। और खबरें प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इश्यूज़ जो अवामी हैं वो हमने आज के इस प्रोग्राम में सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। लाहेअमल बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी मसला हो तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से अगर ख़त्म करना है तो उसका हल ज़रूरी है। ये ना हो कि एक मसला ख़त्म करते करते आप 10 मसले और स्टैंड कर लें और लोगों के लिए बजाय रिलीफ के वो वबाले जान बन जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आई होप कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो मैसेज है वो सरकार तक ज़रूर पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।